सबसे पहला तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो सेट थ्योरी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हमारे सामने कौन लेकर के आए थे? तो उन मैथमेटिशियन का नाम है जॉर्ज कंटूर। जॉर्ज कंटूर वॉज द मैथमेटिशियन फ्रॉम रशिया। तो जॉर्ज कंटूर जो है इस सेट थ्योरी को मैथमेटिक्स में लेकर के आए। जॉर्ज कंटूर। तो सबसे पहले इस सेट थ्योरी में हम जानते हैं वेल डिफाइंड स्टेटमेंट क्या होता है। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, कोई भी बात अगर आप कहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप देते हैं, तो वो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है या फिर वेल डिफाइंड नहीं है, इसको पहले जज करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जो भी आप कह रहे हैं, क्या वो वेल डिफाइंड है? कैसे पता करेंगे कि जो सामने हमसे कहा जा रहा है, जो हमसे कहा गया और वो जो हमने सुना है, वो वेल डिफाइंड है या नहीं है? तो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का मतलब हो गया जिसको सुनकर कोई भी कंफ्यूजन ना, कोई भी कंफ्यूजन ना, उसे कहते हैं वेल डिफाइंड। अगर आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसको आप सुनते हैं और सुनने के बाद में 100% चीजें क्लियर हो जाती हैं कि वो स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स। अब जैसे कुछ स्टेटमेंट हम देते हैं, यहां हमने एक स्टेटमेंट दिया, ऑड नंबर्स लेस देन 20, ये हमने एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट आपके सामने आया कि ऑड नंबर्स लेस देन 20। ये जब आपने देखा तो इसको देख करके, इसको सुन करके, इसको समझ करके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम उन ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि 20 से कम है। तो हम 20 से ज्यादा वाले ऑड नंबर्स को नहीं ले पाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसको जब हमने देखा, इसको जब हमने जाना, तो इसको जानने के बाद हमें कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। एक स्टेटमेंट और लाते हैं, आई हैव 100 रुपीज। ये एक स्टेटमेंट है, आई हैव 100 रुपीज। ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये वेल डिफाइंड है? तो समझें और बताएं आप जरा सा। ये स्टेटमेंट आई हैव 100 रुपीज, ये सुनने के बाद में क्या आपको कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा है? अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, सब चीजें क्लियर हैं, तो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है। तो जैसे ही मैंने कहा कि आई हैव 100 रुपीज, तो कंफ्यूजन आ गया। हाउ मच 100? 300 या 400 या 700, ये तो बता नहीं रहो, या 100। तो इसको सुनने के बाद कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट थ्योरी में ये जो टर्म है आपका वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसलिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिनको आपके सामने जब लाया जाएगा, रखा जाएगा, तो उनको सुनने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी।
अगर कुछ सुनते हैं और हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, तो वो वेल डिफाइंड है। जैसे पहला वाला स्टेटमेंट वेल डिफाइंड था, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें इवन नंबर नहीं लेना है पहले स्टेटमेंट में, हमें ऑड नंबर्स लेने हैं और ऐसे ऑड नंबर्स लेने हैं जो 20 से कम हो। ओके, ले लेंगे 1 3 5 7 8 आएगा नहीं, 9, उसके बाद में 11, फिर उसके बाद 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था कि आई हैव 100 रुपी, तो कितने 100 रुपी ये नहीं बता रहे हैं। 100 रुपी हो सकता है, 300 रुपी भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो ये कह देना कि आई हैव 100 रुपी ये गलत बात है, क्योंकि ये सुन करके ये नहीं क्लियर हो रहा कितने, हाउ मच 100 रुपीज की बात आप कर रहे हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है इसको हम जान लेते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। जैसे एक स्टेटमेंट और देखो, कैपिटल ऑफ इंडिया इज, उसके आगे फिल इन कर दें। इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है? 101% इसका आंसर वेल डिफाइंड है, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है यूपी तो है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है आपका जो है मुंबई हो। जैसे ही ये सुनाई पड़ा, आप इस क्वेश्चन को 10 लोगों से पूछो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो जो इस क्वेश्चन को जानते हैं वो एक ही जैसा आंसर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इससे पूछा तो आंसर अलग आएगा, उससे पूछा तो आंसर अलग आएगा। कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको भी सुनने के बाद, चाहे वो स्टेटमेंट हमने सुना हो या इस स्टेटमेंट को किसी और ने सुना हो और या फिर और लोगों ने भी सुना हो, तो सबके जो आंसर है वो एक ही जैसे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। इसको देखने के बाद कहीं किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। तो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का मतलब जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है। अभी भी अगर आपको कोई इसमें परेशानी हो तो आप बता सकते हैं कि वेल डिफाइंड स्टेटमेंट को लेकर के अगर आप कुछ और सोच रहे हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, तो ये तो हो गया वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। अब जानते हैं कि सेट क्या होते हैं। भाई सेट थ्योरी में हम सेट की बात करेंगे, तो अब हम चलते हैं कि सेट क्या है, सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स जो है वो कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वस्तुओं का कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो आप, मेंबर्स भी कह सकते हो आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो। तो सेट्स क्या है? सेट्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं which are distinct and well defined। ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस होगा, वो जो कलेक्शन होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और वेल डिफाइंड होगा। जैसे हमने कहा कि हम कलेक्शन करते हैं फिजिक्स की बुक्स का, तो एक स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स। जब ये बात आप किसी के सामने रखोगे तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी फिजिक्स की किताबें हैं उनका कलेक्शन कर लीजिए और ये जो कलेक्शन है वो सेट बन जाएगा। अगर हम यहां से बुक्स फिजिक्स हटा दें और फिर कहें कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो ये सेट नहीं बन पाएगा।
क्योंकि जैसे ही आपको मैंने बताया कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो तुमने सुना कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो तुम अपने हिसाब से चलोगे, कलेक्शन ऑफ बुक्स में ये किताब भी ले ली, वो किताब भी ले ली, और इस किताब को भी लिया, उस किताब को लिया। जो तुमने लिया वही किसी दूसरे ने भी किया होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि तुमने जब बुक्स का कलेक्शन किया तो उसमें इंग्लिश की बुक्स थी, हिंदी की बुक्स थी, और केमिस्ट्री की बुक्स थी, और मैथ्स की बुक्स थी। लेकिन किसी दूसरे ने जब कलेक्शन ऑफ बुक्स किया तो उसके लिए जो कलेक्शन होगा वो वैसा ही होगा जैसा कि हमारे पास है, इसकी श्योरिटी नहीं है। तो ये गड़बड़ी क्यों आ रही है? क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया है ना वही गड़बड़ है। लेकिन जब हमने यहाँ पर लिख दिया फिजिक्स कलेक्शन ऑफ फिजिक्स बुक्स, अब जब ये स्टेटमेंट लोगों के सामने जाएगा, मान लेते हैं ये स्टेटमेंट जो है पर्सन ए के पास गया, तो पर्सन ए समझ गया कि फिजिक्स की किताबों का कलेक्शन करना है। जब यही स्टेटमेंट दूसरे के पास गया, दूसरे कैंडिडेट के पास गया, तो वो भी समझ गया कि फिजिक्स की बुक्स का कलेक्शन करना है। अब दो या दो से ज्यादा लोगों के पास जब ये स्टेटमेंट जाएगा तो कंफ्यूजन कतई नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है फिजिक्स वाली बुक्स का कलेक्शन, ये है वेल डिफाइंड। तो सेट जो है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। और जो ऑब्जेक्ट्स का हम कलेक्शंस करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? तो विच आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए, और उसके बाद में वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास में फिजिक्स की एक बुक आ चुकी है, सपोज कर लेते हैं कि राइटर एस.सी. वर्मा की फिजिक्स वाली बुक आ चुकी है, तो अब हम अपने सेट में इस तरीके की 10 बुक्स नहीं लेंगे, एक आ चुकी है ओके। अब जो हमें फिजिक्स की जो बुक्स लेनी है अदर लेनी है, एस.सी. वर्मा वाली बुक नहीं लेनी है। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। लेकिन ये पक्का पता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फिजिक्स वाले ही होंगे, फिजिक्स की किताबें होंगी। तो वेल डिफाइंड का भी मतलब आप समझो और डिस्टिंक्ट का भी मतलब समझो। एक स्टेटमेंट और देते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, और ये है कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। देखो ऊपर वाला जो ये स्टेटमेंट है, ये वाला, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप नंबर का कलेक्शन करिए, तो आप नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं। आप जो नंबर का कलेक्शन तैयार करेंगे और जो दूसरा नंबर का कलेक्शन तैयार करेगा, उन दोनों के कलेक्शन एक जैसे हो ये जरूरी नहीं है। आप इस चीज को बहुत अच्छे समझिए, जब चीजें वेल डिफाइंड होती है ना, तो 2 या 2 से ज्यादा जब लोग इस काम को करते हैं तो रिजल्ट्स एक जैसे होते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जब हमने आपसे कहा कि आप नंबर का कलेक्शन करिए, तो हमने देखा कि आपके कलेक्शन में -5 था, 2 था, 3 था, 4 था। फिर हमने किसी दूसरे के पास में नंबर का कलेक्शन देखा, उसके पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1.2, 1.3, 1.7। दोनों लोग सही हैं, इन्होंने नंबर का कलेक्शन किया, इन्होंने भी नंबर का कलेक्शन किया, लेकिन दोनों लोगों के जो सेट हैं वो हमें अलग अलग दिख रहे हैं। इर्रेगुलरिटी दिखाई दे रही है कि इनके सेट में जो नंबर है वो अलग तरीके के हैं और इनके सेट में नंबर जो है अलग तरीके के हैं। ये जो इर्रेगुलरिटी आ रही है ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से है। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इससे जो सेट बनेगा वो सेट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि सेट जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और वेल डिफाइंड मतलब क्या हमें लेना है, ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों को एक ही जैसा समझ में आना चाहिए। जैसे जरा इस वाले स्टेटमेंट को देखो, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। अब दुनिया के किसी भी कोने पर आप जाइए और किसी भी पर्सन से पूछिए कि हमें कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेना है, तो
तो वो 1 लेगा, 3 लेगा, 5 लेगा, ऑल ऑड नंबर्स। और अच्छा बना देते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं सबका कलेक्शन करना है। तो जब हम इसके पास गए तो देखेंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। जब हम दूसरे के पास गए तो उसके पास में भी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। जब हम तीसरे के पास गए 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। अब हम 3 लोगों के पास जा रहे हैं, 3 अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन तीनों लोगों के जो सेट हैं, तीनों लोगों के जो कलेक्शन है वो एक जैसे हैं। ये कैसे हो पाया? ये इस तरीके से हो पाया क्योंकि जो स्टेटमेंट था, जो कहा गया था, वो वेल डिफाइंड था। तो जब वेल डिफाइंड स्टेटमेंट आता है तो उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद, जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग लोग उस काम को करते हैं, रिजल्ट्स एक जैसे होते हैं। इसने जो कलेक्शन किया उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब जो ऑड नंबर्स थे, दूसरे जो कलेक्शन किया उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब जो आपके नंबर्स थे, वो एक ही जैसे हैं क्योंकि चीजें बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सेट क्या होता है, डेफिनेशंस को दोबारा देखें। ये सेट नहीं बनाता है, नॉट फॉर्म सेट, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब इस काम को करेंगे तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग होंगे। क्योंकि नंबर्स आपने बोला है, कौन सा नंबर? नंबर्स तो कई प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स होते हैं। क्या लिया जाए? कुछ कहोगे नहीं तो कोई कुछ भी ले सकता है। एंड दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं बना पाएगा। जबकि ये वाला स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है। फिजिक्स की किताबों का कलेक्शन करना जितना भी पॉसिबल हो पाए, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट में देखो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबका कलेक्शन करना है। ये भी आपका जो है हमको सेट बना के देगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप उन ऑब्जेक्ट्स को मेंबर्स कह सकते हो, आप उन ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट्स भी कह सकते हो। ये विच यहां लिखें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट्स को ही बेटा मेंबर्स और एलिमेंट्स भी कहते हैं, which are distinct and well defined form set। फॉर्म set। तो जब हम ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन कर लेते हैं जो कि डिस्टिंक्ट होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं, तो हम वहां पर कहते हैं कि सेट बन चुका है। स्क्रीनशॉट लो इसको, स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक, तो हमने सेट जान लिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि जब सेट बनेगा तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनका हमें कलेक्शन करना है। तो जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को हम लोग जो है लिखते कैसे हैं? तो इसी के आगे देखिएगा, ऑल मेंबर्स, मेंबर्स कह सकते हो, एलिमेंट्स कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ऑल मेंबर्स of a set written in curly bracket। इस ब्रैकेट को आप जानते हैं, ये ब्रैकेट आपका कर्ली ब्रैकेट कहलाता है। ऑल मेंबर्स, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट written in curly bracket along with कॉमा साइन, इस साइन को आप जानते हो, कॉमा साइन बिटवीन देम, और उन मेंबर्स के बीच में आप कॉमा लगाओगे। जैसे कि मैं वापस वही स्टेटमेंट रिपीट करता हूं कि हमसे कहा गया था कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स, ऑल
ऑड नंबर्स। तो अब हमें ये काम करके दिखाना है। तो जितने भी इसके मेंबर्स होंगे, जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे, सभी लोगों को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। पहला मेंबर 1 हो गया, कॉमा लगा के 3 हो गया, फिर 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी ऑड नंबर्स हम इसमें लिखेंगे वो कहीं खत्म ही नहीं होते, तो इनफाइनाइट लोग होंगे यहाँ पर टोटल। इस सेट में जो टोटल ऑब्जेक्ट हैं वो इनफाइनाइट हैं, टोटल जो मेंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। आगे जा करके हमारे लिए इस तरीके का सेट जो है इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। और एक स्टेटमेंट लेते हैं भाई, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। हमें एक ऐसा सेट तैयार करना है, सेट का मतलब कलेक्शन होता है। इवन नंबर्स का हमको एक सेट तैयार करना है जो कि 10 से कम हो, तो सारे नंबर्स को लिखना है। तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाए, पहला इवन नंबर 10 से कम 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, बस ये लीजिए। तो सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और हम हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा वाला साइन लगा देते हैं। जो ये सेट बनता है इसको कोई नाम भी दे देते हैं। जनरली हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स यूज करते हैं। तो फॉर्मिंग सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C D एंड सो। आप हिंदी में भी जा सकते हैं, ऐसे कोई फाउंडेशंस नहीं है, लेकिन रियलिटी हमें पता है, सच्चाई हमें पता है कि अपनी मैथ में जो सिंबल होंगे वो आपके इंग्लिश वाले ही होंगे। जैसे ये जो ऑड नंबर का कलेक्शन आया, इस सेट को हम एक नाम देना चाहते हैं, तो फॉर्मिंग सेट डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स A B C D। चलिए मैंने इस वाले सेट को कैपिटल A से लिख दिया, तो कैपिटल A इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और जो ये वाला सेट बना ये, इसको हमने लिख दिया कैपिटल B से, तो ये लीजिए कैपिटल B। तो जो सेट बनते हैं उन सेट को हम एक सिंबल भी देते हैं, उनको डिनोट करने का एक सिंबल होता है। जनरली वो जो सिंबल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स के होते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हम जनरली यूज करते हैं। सेट बनाते समय अगर हम किसी एलिमेंट की पोजीशंस को बदल देते हैं तो इससे सेट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक द स्क्रीनशॉट, मैं जरा इस पॉइंट को क्लियर करता हूं। स्क्रीनशॉट लेके कंफर्म करो हमें। ठीक, जो बात मैं कह रहा था जरा उसको समझो। जैसे आपने सेट बनाया, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सेट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सेट चेंजिंग ऑफ पोजीशन, changing of position of elements having no matter in set formation। क्या मतलब है? जैसे एक सेट बनाया गया था, तो पहले मैं आपको वेल डिफाइंड स्टेटमेंट दूं, तभी आप सेट बना पाओगे। जब तक आपके पास में वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं होता है तब तक सेट नहीं बनता। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, कलेक्शन ऑफ
लेस देन 7, ये मैंने स्टेटमेंट दी। तो ये स्टेटमेंट जब आपने सुना तो आपने सेट बनाया, और अब आपको पता है जितने भी मेंबर्स होंगे कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, और हम सेट को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। चलो आपने अपने सेट को कैपिटल ए से लिखा, और आपने कहा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 3 लोग होंगे। ऑड नंबर का सेट चल रहा था जो कि 7 से कम। आपके किसी फ्रेंड ने इसको ऐसे लिख दिया 1 5 3, तो आपके फ्रेंड ने जो सेट बनाया है और जो आपने सेट बनाया वो एक ही जैसा है, मतलब ये कोई नया सेट नहीं है। तो क्या किया आपके फ्रेंड ने? आपके फ्रेंड ने पोजीशन बदल दी है, एलिमेंट की पोजीशन बदल दी है। तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप उनकी पोजीशन को रीशफल कर देते हैं तो ऐसा करने से सेट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही यहाँ लिखा गया। क्या लिखा गया? कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सेट, जब हम सेट बनाते हैं, चेंजिंग ऑफ पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की पोजीशन है अगर हम उनको चेंज करते हैं, हैविंग नो मैटर इन सेट फॉर्मेशंस, तो इस काम के हो जाने से, इस काम के करने से सेट की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा वाला जो सेट है इसका ए नाम है, तो इनके वाले सेट को भी आप जो है अदर नेम दीजिए, क्योंकि आपका जो सेट है वही सेट ये भी है, दोनों एक ही जैसे हैं, ये अलग अलग सेट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन बदल दी जाएगी, तो ऐसा करने से कोई नया सेट नहीं बनेगा, सेट वही रहेगा। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो 135 and 153 are same, having same meaning, having same meaning। कोई एक्सपर्ट कहता है कि मैं इस सेट को बी नाम दे रहा हूं, तो भैया ये भी बी। कोई एक्सपर्ट कहता है कि इस सेट को हमने ए नाम दिया है, तो फिर ये भी ए, क्योंकि दोनों लोग एक ही हैं। तो ये चीज जो है आपको समझ लेनी चाहिए कि क्या सेट में एलिमेंट्स की पोजीशन बदल देने से सेट बदल जाता है? आंसर है नहीं। किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन बदल देने से सेट नहीं बदलता, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जान लिया। हमने जान लिया कि सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, लेकिन मेरे ऊपर प्रतिबंध होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस करेंगे तो हमें कैसे चलना है, कैसे कलेक्शन करना है, उसके लिए मेरे पास वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसको सुन करके जो हमने समझा वही उसने भी समझा, दूसरे ने भी समझा, वही चीज तीसरे ने भी समझी। तो जब कोई स्टेटमेंट वेल डिफाइंड होता है और उसको सुन करके जो हमने समझा वही दूसरे ने भी समझा, वही तीसरे ने भी समझा, इसका मतलब सामने से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो जब हम वेल डिफाइंड तरीके से और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के कलेक्शन बनाते हैं तो वो सेट बन जाता है। सेट में जो लोग शामिल होते हैं, कलेक्शन में जो लोग शामिल होते हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो मेंबर्स कहलाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। सेट के जितने भी लोग होते हैं उन सबको हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। और उसके बाद में फिर हमने कुछ और पॉइंट्स देखे कि अगर हम सेट में किसी एलिमेंट्स की पोजीशंस को बदल देते हैं तो ऐसा करने से नया सेट नहीं बनता, सेट वही रहता है। तो सेट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये पहले है या ये बाद में है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, सब लोग उस ब्रैकेट्स के अंदर होने चाहिए। और आगे चलते हैं, बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट बन तो गया है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है ज्योमेट्री फॉर्म।
ज्योमेट्री फॉर्म। ज्योमेट्री फॉर्म को हम लोग विजुअल फॉर्म भी कहते हैं। विजुअल फॉर्म इस मेथड में, ज्योमेट्रिकल मेथड में या विजुअल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीखिए भाई, देखो क्या लिखा जा रहा है। इस मेथड में हम किसी सेट के ऑल मेंबर्स कह दो, ऑब्जेक्ट्स कह दो, एलिमेंट्स कह दो, इस मेथड में हम किसी सेट के ऑल मेंबर्स को क्लोज लूप में रखते हैं। क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है। जनरली हम लोग ओवल शेप लेते हैं, जनरली सर्कल शेप लेते हैं, अदरवाइज क्लोज लूप में तो कुछ भी ले सकते हो आप। जो लिखा गया उस पर ध्यान दें। जैसे एक सेट है मेरे पास, तो सेट है ए और वो है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल में इवन नंबर्स ले चुके हैं। तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल, या और इसको थोड़ा आसान बनाए, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स विच आर लेस देन 10। तो ऐसे इवन नंबर्स का कलेक्शन है सेट ए जो कि 10 से कम है, और मुझे इसको विजुअल फॉर्म में बताना है। विजुअल फॉर्म में हम एक क्लोज लूप बना लेंगे, ये क्लोज लूप बना लिया, सर्कल जैसा बना लिया, ओवल शेप भी बना सकते हैं, कोई और भी शेप बना सकते हैं, लेकिन जनरली जो शेप हम लोग काउंट करते हैं, बनाते हैं, वो सर्कल होती है, और ओवल भी बना सकते हैं। तो मैंने एक क्लोज लूप बना दिया। अब इस क्लोज लूप में हम सारे उसके नंबर्स लिख देंगे। तो ऐसे इवन नंबर्स जो कि 10 से कम हो, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो ये हमारा विजुअल फॉर्म हो गया, और बराबर या यही साइड में ए लिख दिया, उस लूप के अगल बगल कहीं पर ए लिख दिया। या इसी चीज को किसी ने ऐसे किया, 2, 4, 6, 8, ये भी सही। तो विजुअल फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इस मेथड में हम किसी सेट के ऑल मेंबर्स को क्लोज लूप में बंद करके लिख देते हैं, और यही तरीका हमारा कहलाता है विजुअल फॉर्म या विजुअल फॉर्मेशन ऑफ सेट। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है टेबुलर फॉर्म, यानी टेबल बना करके, और इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो जैसे इसका नाम है वैसे ही इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। वही कर्ली ब्रैकेट बना करके टेबल, यानी कि टेबल का यहाँ मतलब है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लेना। तो इन दिस मेथड वी represent all members of set in curly brackets along with comma between them.
ये है आपका रोस्टर फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का। जैसे एक सेट लेना है, सेट तो तभी बनेगा जब हमारे पास वेल डिफाइंड स्टेटमेंट आएगा। तो चलो एग्जाम्पल के लिए हमने कहा सेट ऑफ ऑल नंबर्स whose square is less than 20, set of all नेचुरल नंबर्स। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो स्टेटमेंट है वो हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए। देखो अगर हम यहाँ नेचुरल ले लेते तो दिक्कत हो जाती है, फिर नंबर में तो कोई भी नंबर ले सकते थे। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। तो मैंने एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स whose square is less than 20। तो मुझे वेल डिफाइंड स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है, सेट बनाना है जिनका स्क्वायर 20 से कम। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर में 1 आया, 1 का स्क्वायर किया 20 से कम है, तो 1 हमारे इस सेट का मेंबर होगा। उसके बाद में नेचुरल नंबर में 2 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 है, ये भी 20 से कम है, तो 2 भी मेंबर बन जाएगा। फिर 3 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 है, 20 से कम है, 3 भी हमारे सेट का मेंबर बन जाएगा। 4 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 है, 16 भी मेंबर बन जाएगा। 4 के बाद 5 आया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 है, जो कि 20 से ज़्यादा है। तो लीजिए भैया ये सेट बन चुका है। और आपने यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स को टेबल में, मतलब एक सीक्वेंस में करली ब्रैकेट्स में कॉमा लगा करके लिख दिया है। ये होता है टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लो, कंफर्म करो हमको। सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तीसरा तरीका है वो क्या है? तो तीसरे तरीके को समझने के लिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स और जान लीजिए, एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि इस सेट थ्योरी में सिंबल होंगे और सिंबल का कुछ मतलब होगा। सिंबल होंगे और सिंबल का कुछ मीनिंग होगा। जैसे एक सिंबल ये है, इस सिंबल को एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन सिंबल को पढ़ते हैं। जैसे ये सिंबल आपको दिखे तो इसका मतलब है, इसको पढ़ते इस सिंबल को एप्सिलॉन पढ़ते हैं। और मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मीनिंग्स मतलब जैसे हमने कहा एक्स और ये सिंबल बनाए और यहाँ पे लिख दिया नेचुरल नंबर्स। तो समझ में आएगा कि ये जो एक्स है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ, यानी एक्स नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, ये मतलब। इसके बाद में एक सिंबल है आपका, ये 2 डॉट्स। इसका मतलब सच दैट। 2 डॉट्स अगर बनाते हैं तो इसका मतलब है सच दैट। और एक सिंबल ये उल्टा ई बनाइए, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। और सिंबल है हमारे पास में एक
एक है उल्टा ए, ये देखो उल्टा ए बना है, इसका मतलब है फॉर ऑल या फॉर एवरी, ये मतलब। और ये सिंबल को जानते ही हैं आप, कॉमा, इसका मतलब है एंड, जैसे 3,4, 3 and 4, ये मतलब। तो जो तीसरा वाला रिप्रेजेंटेशन है सेट का, उसको करने के लिए हमें ये कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं, नोट करिए। तो तीसरा जो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को और भी नामों से जानते हैं, जैसे इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं और इसको रूल वाला फॉर्म भी कहते हैं, रूल मेथड, रूल मेथड। और आप इसको अपने लिए कोडिंग भी कह सकते हो। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इन दिस मेथड we represent all elements of set by single variable under given circumstances, इस मेथड में हम सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं, 100 एलिमेंट्स हैं या 2000 एलिमेंट्स हैं, उनको हम सिंगल वेरिएबल से लिखेंगे अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। एग्जांपल से देखो क्लियर करो। जैसे हमारे पास में एग्जांपल आया कि सेट ऑफ all integers whose square is less than 9। तो मुझे इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना। मैंने क्या किया कि मैंने इसको पढ़ा और सेट का नाम डाला ए बराबर। अब मुझे पता है कि इस सेट में वो सारे लोग होंगे, वो सारे इंटीजर्स होंगे जिनका स्क्वायर 9 से कम है। तो पहला इंटीजर हो सकता है 0, हाँ हो सकता है, 0 का स्क्वायर करें तो 9 से कम आएगा। दूसरा इंटीजर हो सकता है आपका -1, हो सकता है, -1 का स्क्वायर करें तो 9 से कम आएगा। ऑल इंटीजर्स तो हम समझते ही हैं। जरा रफली पहले सोचते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जब हमने सोचना शुरू किया तो 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पर 9 से कम आता है। 0 के बाद एक इंटीजर है आपका 1, जिसका स्क्वायर करने पर भी 9 से कम आता है। उसके बाद में इंटीजर 2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 से कम आता है। उसके बाद में इंटीजर है 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आता, नहीं चलेगा। -1 एक ऐसा इंटीजर है जिसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 से कम आएगा। -2 एक ऐसा इंटीजर जिसका भी स्क्वायर करेंगे तो फिर आपका जो है नो डाउट कम आएगा 9 से। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, नहीं चलेगा। तो ये तो पता हो गया कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन बिल्डर फॉर्म में हम सेट के सारे एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा आदत बनानी पड़ेगी। जैसे देखो हमने a बराबर लिखा x,
एक्स किसके लिए है? मैंने कहा एक्स फॉर एलिमेंट्स। एक्स का मतलब है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो। तो a बराबर x सच दैट, यहाँ पे x इस प्रकार है, सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x का जो संबंध है वो इंटीजर से, यानी x के बारे में कुछ और मत सोचने लगना, x यहाँ पर इंटीजर की दुनिया से कनेक्टेड है। एंड माने कॉमन, देखो सब चीजें कोड में चल रही है, इशारों में चल रही है। एंड स्क्वायर ऑफ x लेस देन 9, ये देखो वही चीज लिखी गई है, लेकिन ये इशारों में लिखा गया है, कोड में लिखा गया है। और अगर हम इसको देखें तो ये देखो बिल्ड हो जाएगा, जरा सोच के देखो, a बराबर x, तो यहाँ पे एलिमेंट की जगह पर x है, तो x के बारे में फिर आगे बताया गया है। x क्या है? आंसर है x इंटीजर है, और x एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 9 से कम होना चाहिए। जब सोचना शुरू करोगे तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। x ने 0 को कवर कर दिया, x का मतलब 0 हो गया। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। इतने सारे एलिमेंट्स को एक वेरिएबल में लिख दिया। तो इन दिस मेथड वी रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट बाय द सिंगल वेरिएबल अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। ये जो तुम देख रहे हो ना कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर लेस देन 9, ये जो सर्कमस्टेंस दिया गया था यही बाउंडेशंस है। देखो अगर यहाँ पे ये सर्कमस्टेंस नहीं दिया जाता तो यहाँ पे लिखते a बराबर x, व्हाट इज x, तो यहाँ पे सर्कमस्टेंस दिया गया कि इंटीजर, यानी x का मतलब हुआ इंटीजर। एक सर्कमस्टेंस ये हो गया। दूसरा सर्कमस्टेंस ये है कि उस इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 9 से कम है, तो स्क्वायर ऑफ x इज लेस देन 9। और देखिए अभी हमने स्टेटमेंट से बिल्डर फॉर्म किया। इसको बिल्डर फॉर्म क्यों कहते हैं समझो। जैसे ये किसी के पास जाए, जैसे ही किसी के पास जाएगा उसका दिमाग चलेगा, x इंटीजर 0 आता है, 0 का स्क्वायर 9 से कम है। देखो x 0 के साथ आ गया, x का मतलब 0 है, x का मतलब 1 भी है, x का मतलब 2 भी है। बिल्ड होने लगे, सारे के सारे एलिमेंट्स बनने लगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द बिल्डर फॉर्म। एक ये वाला एग्जांपल देखिए, सेट b है, सेट का नाम है b, कैपिटल लेटर्स में सेट को लिखते हैं। x such that x square minus 5 is equal to 0। ये देखिए, अब सिचुएशंस पर ध्यान दें आप। x ऐसा एलिमेंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, x केवल वो है। तो रफली हमने देखा x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का तो मतलब होगा x स्क्वायर बराबर 5, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 5, यानी यहाँ पर x का मतलब है प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5, ये x का मतलब हो गया। तो आपके पास जो ये बिल्डर फॉर्म आता है, यहाँ से आप बिल्डअप कर देते हो, आप उस सेट के सारे एलिमेंट्स को बिल्ड कर देते हो, बना देते हो। इसीलिए इसको जो है बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे बी वाले सेट में x की ये प्रॉपर्टी है कि x जो है वो एलिमेंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो x की प्रॉपर्टी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ एग्जांपल और रखते हैं सामने। जैसे एक सेट है जो कि इस कंडीशंस के साथ है कि वो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। हमारे पास में एक स्टेटमेंट आया कि सेट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास में वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है कि हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर शामिल हो।
तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर शामिल हो। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम बदलें किसमें, एक तो विजुअल फॉर्म है सर्कल बना करके, और दूसरा जो है हम उस पर जा सकते हैं टेबुलर फॉर्म में जा सकते हैं। हमें बात करनी है रूल मेथड की, हमें बात करनी है बिल्डर फॉर्म की। तो हमने सेट का नाम रख दिया एस, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, और इज इक्वल टू बिल्डर फॉर्म में हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको एक वेरिएबल में लिखते हैं। तो हमने कहा एस बराबर है एक्स सच दैट, और एक्स किस तरीके से है, यही सर्कमस्टेंसेस है कि एक्स के बारे में हम क्या बोलें। आंसर है कि एक्स जो है सच दैट एक्स बराबर कैपिटल एन स्क्वायर। आप सब लोग जानते हो कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, या यहां पे ये लिखा जाए वेयर कैपिटल एन इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। लीजिए ये हमारा बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। अब देखो इसी बिल्डर फॉर्म से हम बना देते हैं टेबुलर फॉर्म। तो x जो है वो क्या है, x बराबर एन स्क्वायर है, n वहां पे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आता है। तो पहला नेचुरल नंबर 1 है, यहाँ पे रखा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तीसरा नेचुरल नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। फिर 4 है 16 आएगा, 5 है 25 आएगा, एंड सो ऑन। ये देखिए ये ऊपर लिखा है तुम्हारा बिल्डर फॉर्म और नीचे लिखा है टेबुलर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म आया, बिल्ड होकर के आया, इसीलिए इसको बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। अगर आप इसी को विजुअल फॉर्म में बनाना चाहते हो तो एस बनाया, क्लोज लूप बनाया, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, एंड सो ऑन। ये आपका विजुअल फॉर्म है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के टोटल ये 3 तरीके थे, और इन तीनों तरीकों को हमने जाना। इसके बाद फिर हमारे पास में टाइप्स ऑफ सेट है। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में पहला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिकम फाइनाइट। नाम से क्लियर है। जैसे मैंने एक सेट बना रखा है, देखो 135, यानी कि इस वाले सेट में केवल 3 एलिमेंट है, केवल 3 एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को नंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, अगर किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। और भी आप सोच सकते हो फाइनाइट सेट को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। फाइनाइट सेट के बाद में फिर जो अगला है दैट इज सिंगलटन सेट, या इसको यूनिट सेट भी कहते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है, इसको यूनिट सेट भी कहा जाता है। इस सेट में केवल एक एलिमेंट होता है। इन दिस सेट, in this set only one element, only one element present। तो इस सेट में केवल आपको एक एलिमेंट देखने को मिलेगा। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में केवल आपको एक ही एलिमेंट देखने को मिलेगा। जैसे देखिए एग्जांपल, a बराबर x सच दैट x स्क्वायर -1
is equal to 0 and x belongs to नेचुरल नंबर। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है। बहुत ध्यान से चीजों को समझो। ये बिल्डर फॉर्म लिखा गया सेट का। तो ए में एलिमेंट, एक्स माने एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स को सिंगल वेरिएबल में लिख दिया जाता है। कह रहा है ये जो x है वो कहां से आएगा? आंसर है x जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है और x नेचुरल नंबर है। तो यानी x नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 110 हाँ ओके है। इसके अलावा कोई x की वैल्यू और हो सकती है, नहीं हो सकती है? सोच के देखो भाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला x कौन हो सकता है? जबकि आगे लिखा है कि x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x की वैल्यू 1 लोगे तो लेफ्ट भी 0 आ जाएगा, तो x बराबर 1 हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यानी इसी का जब हम लोग टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इस वाले सेट में केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, इसलिए इस वाले सेट का नाम है यूनिट टेस्ट, यूनिट सेट। इसका नाम है सिंगलटन सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट मींस नाम से क्लियर है, जिस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो तीसरा है आपका नल सेट। इसको हम लोग जीरो सेट भी कहते हैं। तो इन दिस सेट नो एलिमेंट प्रेजेंट, नो एलिमेंट प्रेजेंट। इस वाले सेट में किसी भी तरीके का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इस वाले सेट में किसी भी तरीके का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जब ये कोई एलिमेंट रखता ही नहीं है तो इसको खाली बोलना चाहिए। हाँ, तो इसको एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, जब इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस सेट के लिए स्पेशल सिंबल है। तो इसका जो सिंबल है, सिंबल फॉर दिस सेट इज ये सिंबल, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई। इसका मतलब हो जाएगा फाई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। तो यहां क्या होगा? कोई नहीं, नो वन प्रेजेंट, नो वन प्रेजेंट। जैसे इसको अगर हम लोग बिल्डर फॉर्म में लिखें तो देखो, तो फाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 3 एंड अगर मुझे सिंबल नहीं रखना है अपने आप को तो कॉमा लगा दें, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि इस वाले सेट में एलिमेंट x है और वो एलिमेंट x इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि x स्क्वायर बराबर 3 है और x यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 यहाँ रखा तो 1 का स्क्वायर 3 नहीं मिला। फिर नेचुरल नंबर 2 रखा, 2 का स्क्वायर भी 3 नहीं मिला। तो x नेचुरल नंबर है और ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसका कि स्क्वायर 3 होता हो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसका कि स्क्वायर 3 होता हो। इसका मतलब सीधे सीधे पता चल गया, x का मतलब है नथिंग, x मतलब नथिंग, x कुछ है ही नहीं। और जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो हम उसको नल सेट कहते हैं, हम उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। फाइनाइट सेट से जुड़ा हुआ एक टर्म और है कार्डिनल नंबर।
कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर को हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट भी कहते हैं। तो बात करते हैं कार्डिनल नंबर इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट। और ये जो टर्म है, ये जो आपका पर्टिकुलर टर्म है वो किससे जुड़ा हुआ है? आंसर है ये उससे जुड़ा हुआ है जो सेट फाइनाइट वाले होते हैं। यानी कि जो कार्डिनल नंबर है, दिस टर्म related with फाइनाइट सेट। जो सेट फाइनाइट सेट होते हैं ये टर्म उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। होता क्या है कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? तो इन फाइनाइट सेट, इन फाइनाइट सेट टोटल नंबर of elements are called cardinal number, और या फिर इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ के देखिए, जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ के देखिए, जो लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास में एक सेट है 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? इसका कार्डिनल नंबर है 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट है बी 1 3 7 5 9 12। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर इसका होगा 1 2 3 4 5 6। ओके 6। तो इन फाइनाइट सेट यानी कि ये जो कार्डिनल नंबर टर्म है ये उन सेट्स के लिए है जिसमें एलिमेंट्स निश्चित हो, अनिश्चित ना हो। तो यहाँ पर जो है कार्डिनल नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। जो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो n और यहां पर सेट का नाम, जैसे इस जगह पर कार्डिनल नंबर 5 था तो यहां पर लिखा n फॉर कार्डिनल नंबर, और सेट का नाम क्या है? a। तो na बराबर 5। n फॉर यहां पे कार्डिनल नंबर, यहां पर इसका कार्डिनल नंबर 6 था तो n फॉर कार्डिनल नंबर, और सेट का नाम है b बराबर 6। तो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो देयर आर फॉलोइंग ways to represent cardinal number। पहला तरीका ये n और यहां पर सेट का नाम, ये n है कार्डिनल नंबर, n को पढ़ा जाता है कार्डिनल नंबर, और ब्रैकेट में सेट का नाम। तो जैसे n फॉर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 5, n फॉर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B। दूसरा मेथड ये है O,
ओ फॉर ऑर्डर भी तो है ना ये सही, और यहां पर सेट का नाम। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ ए बराबर 5, ऐसे भी आप लिख सकते थे। और तीसरा तरीका ये है, मेथड नंबर 3, सेट का नाम और अगल बगल पैरेलल लाइंस। ये जैसे कि ए सेट का कार्डिनल नंबर 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, मॉड ऑफ ए बराबर 5। ऐसे दो छोटी छोटी पैरेलल लाइंस को मॉड पढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर एक ऐसा टर्म है जो फाइनाइट सेट से रिलेटेड है। टेक द स्क्रीनशॉट।